ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए केमिस्ट्री की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था और सेकेंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे विलेन और विलेन के प्रकार, विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करना, मोलरता, मोललता, फार्मलता, नॉर्मलता आदि को आप पढ़ चुके थे, विलेयता पढ़ चुके थे। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। अगर हम बात करें आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब और आदर्श एवं अनादर्श विलयन। इसके बाद हमारे दो मेजर टॉपिक बचेंगे जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आगे आते हैं। हमारी आज की हेडिंग है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। इसके आगे के सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। तो द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि जब कोई विलायक, कोई द्रव होता है तो विलयन को द्रवीय विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसा विलयन जिसका जो विलायक है, चूँकि हम जानते हैं कि जो द्रव है और अगर वो विलायक के रूप में है तो विलयन हमारा कैसा होगा, द्रवीय होगा, क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था पर ही विलयन डिपेंड करता है। अर्थात अगर विलायक का पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, अर्थात विलायक अधिक होता है और विलेय कम होता है, तो अगर द्रव अधिक है तो विलयन कैसा होगा, द्रवीय विलयन हो जाएगा। विलेय एक गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है, लेकिन जो द्रवीय विलयन होगा उसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा, जबकि जो विलेय है, मेरी बात समझिएगा, विलेय ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकता है। आगे बात करें तो विलायक द्रवीय है अतः यह वाष्पशील होगा, परंतु विलेय वाष्पशील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वाष्पशील अर्थात जो भाप में बन सके। चूँकि हमारा जो विलायक है वो कैसा है, द्रव है। क्यों? क्योंकि हम द्रवीय विलयन पढ़ रहे हैं, तो ये वाष्पशील होगा। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वाष्प दाब क्या होगा, कि अगर कोई हमारा पात्र है जिसमें भरा हुआ है, क्या द्रव भरा हुआ है, और इसके कंटेनर को ऊपर से हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो अब जो वाष्प बनेगा वो इस पर क्या डालेगा, दबाव डालेगा, और यही दबाव कहलाएगा वाष्प दाब कहलाता है। आगे हेडिंग है हमारी मेजर हेडिंग, वो है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव और द्रव विलयन का वाष्प दाब, अर्थात इसमें द्रव रहेगा विलायक और द्रव रहेगा विलेय। इसमें देखिए फिगर से आप समझते हैं, तो अवयव एक है आपकी वाष्प प्रावस्था, ये दिखाई गई है, और जिसका दाब क्या है, P1 है, और इसका मोल अंश क्या है, x1 है, अर्थात इसका मोल अंश x1 है और इसका जो आंशिक दाब है वो P1 है। वहीं अवयव दो दिखाया गया यहाँ पर नीचे, द्रव प्रावस्था इसको बोला गया है। ये चूँकि देखिए द्रव है और द्रव जब भी हीट किया जाता है तो वाष्प में बदल जाता है, तो ये कैसी अवस्था है, वाष्प प्रावस्था है, और ये द्रव प्रावस्था है, और इसका दाब P2 और मोलांश हमने x2 मान लिया है। तो फिगर समझने के बाद अब आइए देखते हैं। तो इससे संबंध में राउल्ट ने एक नियम दिया है जिसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम, और राउल्ट का नियम आगे भी आप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वहाँ पर आप फिर से राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होता है विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात जो विलेय है उसका जो वाष्प दाब है वो जितनी मात्रा में उसके मोल अंश विलयन में घुले होंगे उसी के समानुपाती होते हैं, अर्थात P1 प्रोपोर्शनल टू x1। तो P1 इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट x1, P1 नॉट x1, जहाँ P1 नॉट क्या है, शुद्ध घटक का समान ताप पर वाष्प दाब है। ये प्रारंभिक स्टेज पर है जब वो विलायक था, विलयन होने पर वो वाष्प दाब उसका क्या हो गया था, P1 हो गया था। इसी प्रकार अगर हम अवयव दो के लिए निकालते हैं तो P2 प्रोपोर्शनल टू x2, अर्थात P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, जहाँ P2 क्या है, अवयव दो का स्टार्टिंग में प्रेशर था। तो डाल्टन का नियम अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो डाल्टन ने कहा था कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब विलयन के अवयव के आंशिक दाब के जोड़ के
बराबर होता है, अर्थात जो टोटल दाब होगा वो जो आंशिक दाब यानी P1 P2 P3 होंगे उनके योग के बराबर होगा। ये बात तो बहुत कॉमन है। तो कुल दाब बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, अर्थात P कुल इक्वल टू P1 का मान आया था हमारा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, दोनों को देंगे जोड़ और हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आ जाएगा आपका P कुल इक्वल टू P1 नॉट प्लस ब्रैकेट के अंदर P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। ये फार्मूला है डाल्टन के नियमानुसार। तो उपरोक्त समीकरण से हम निम्न परिणाम को निकाल सकते हैं। सबसे पहला परिणाम क्या निकलेगा कि किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है, अर्थात जो वाष्प दाब है उसका डायरेक्ट संबंध किससे है, मोल अंश से डायरेक्ट संबंध है। वहीं अगर सेकंड पॉइंट पे बात करें तो किसी विलयन का वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। अगर ये डाउन जा रहा है तो वो भी डाउन जाएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो वो भी ऊपर जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन और उनका वाष्प दाब। ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन, देखिए बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर समझ लें। ठोस पदार्थ को हम किस में घोल रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि ठोस को द्रव में घोल रहे हैं, यानी द्रव हमारा विलायक है और ठोस हमारा क्या है, विलेय है। और आप जानते हैं कि जो ठोस होता है वो वाष्प में बदलता नहीं है। तो यही आगे समझते हैं हम लोग। ये देखिए, तो ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हमने शुद्ध विलायक ले लिया है। आगे चल कर के बहुत सारी केमिस्ट्री की वीडियो जो है वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से ज़रूर दूंगा, कि हो सकता है बहुत सारे टॉपिक जो है वो बाई PDF समझाए नहीं जा सकते। तो कुछ टॉपिक्स आपको बाई PDF मिलेंगे जैसे इस समय पढ़ा रहा हूँ, कुछ आपको बाई वीडियो फेस लेक्चर मिलेंगे, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर ढंग से हो सके। क्योंकि हमें आपको क्या चाहिए, एक अच्छी और क्वालिटी पढ़ाई चाहिए जिससे हमें अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके, ताकि हमारा जो समय है वो यूज में आ सके। तो यहाँ हमने देखा कि जो शुद्ध विलायक है, जैसे हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये H2O ही है। ठीक है, अब ये शुद्ध विलायक है, क्लियर। अब क्या होगा कि जब इसको कंटेनर में भरेंगे और हीट करेंगे तो इससे कुछ जो द्रव है, ध्यान से समझिएगा, कुछ द्रव जो है वो वाष्प दाब के रूप में कंटेनर के ऊपरी सतह पर होगा और ये इस पर डालेगा दाब। चूँकि देखिए पूरी सतह पर किसके हैं, द्रव के ही अणु हैं, द्रव के ही अणु, क्योंकि दूसरा कुछ मिला ही नहीं, शुद्ध विलायक है। तो अधिक से अधिक मात्रा में वाष्प बनेगा और ये अधिक से अधिक इस पर क्या डालेंगे, दाब डालेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन हम क्या करते हैं, इसमें ठोस विलेय मिला देते हैं। ठोस क्या मिला दिया हमने, विलेय। अब चूंकि ठोस विलेय जो होगा वो कैसा होगा, अवाष्पशील होगा, अर्थात उसका वाष्प नहीं बनेगा। तो वो आकर के बीच में बहुत सारा जो क्षेत्रफल है वो घेर लेगा सरफेस का। अब जब सरफेस का क्षेत्रफल घेर लेगा तो जो द्रव के अणु हैं उनके बीच बीच में ठोस के अणु भी आ जाएंगे। बात समझ आ रही है हमारी। तो बहुत कम मात्रा में द्रव के अणु जो हैं वो वाष्प में बदल पाएंगे और ऐसे में वाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। यही आपको समझना है और यही आगे चलकर भी मैं समझाने वाला हूं जब हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कि जो शुद्ध विलायक होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें सारे अणु किसके हैं, शुद्ध विलायक यानी द्रव के हैं। जबकि जब विलयन बनाते हैं, ठोस विलयन, तो उसमें हुआ क्या, जो ये ठोस घोल रहे हैं हम लोग किसमें, द्रव में, तो द्रवीय विलयन बनेगा ये। और इसका क्या होगा, ठोस के अणु अवाष्पशील हैं और थोड़ा सरफेस घेर लेते हैं, इसलिए इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो किसी बंद पात्र में वाष्प दाब वाष्प प्रावस्था द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब होता है। ये आप समझ चुके थे कि वाष्प प्रावस्था जो द्रव सतह पर दाब डालेगी ऊपर से, वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। अगर देखें तो शुद्ध द्रव की सारी सतह, यहाँ देखिए आप फिगर में, ये पूरी सतह कैसी है, वाष्पशील द्रव के अणुओं द्वारा घिरी रहती है। शुद्ध द्रव की सारी सतह वाष्पशील द्रव के अणुओं द्वारा घिरी रहती है। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय डालकर, जो भाप में नहीं बदल रहा है, विलयन बना लेते हैं, तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। क्यों,
क्योंकि जो विलेय है वो तो भाप में बदलेगा नहीं, वाष्प में बदलेगा नहीं। तो जो वाष्प दाब है उसका मेन रीजन कौन है? विलायक है। यस एग्जैक्ट, विलायक ही है। लेकिन अब क्या हुआ, सरफेस पे विलायक के अणु कम हो गए तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। आई थिंक ये बात आप दिमाग में जरूर बैठा चुके हैं। तो और इसलिए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीच बीच में ठोस के अवाष्पशील अणु आ जाते हैं। विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। और इसी संबंध में राउल्ट ने कहा था कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये आप समझ चुके हैं, पहले ही अभी हमने समझा दिया था आपको कि P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, जहाँ P1 क्या है, वाष्प दाब है, और X1 क्या है, मोल अंश है। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन देख लेते हैं। तो आदर्श विलयन कौन होते हैं? जब विलेय विलेय विलायक विलायक आकर्षण का मान विलेय विलायक के आकर्षण मान के बराबर होता है तो उसे आदर्श विलयन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब विलेय विलेय और विलायक विलायक के आकर्षण का मान विलेय और विलायक के आकर्षण मान के बराबर होता है तो इस विलयन को हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। और आप ये जानते हैं कि अगर देखेंगे यूनिवर्स में तो कोई भी चीज़ आदर्श है नहीं, लेकिन हम लोग आदर्श की कल्पना ज़रूर कर सकते हैं। तो आदर्श विलयन के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली शर्त है कि यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। राउल्ट का नियम क्या था कि जो वाष्प दाब होगा उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। राउल्ट का नियम इतना तो याद ही हो सकता है, एक लाइन का है। और आयतन परिवर्तन डेल्टा V का मान शून्य होना चाहिए, मतलब आयतन में परिवर्तन कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान भी शून्य होगा, यानी जो हीट परिवर्तन है वो भी कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे कुछ आदर्श विलयन सोचा गया है, जैसे हेक्सेन प्लस हेप्टेन एक आदर्श विलयन जैसा कार्य करते हैं। एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद करना है। जैसे बेंजीन प्लस टैल्विन CH3OH प्लस C2H5OH यानी मेथेनॉल और एथेनॉल, ऐसे क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ऐसे C2H5Cl और C2H5Br यानी एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, ऐसे CCl4 और SiCl4 ये आदर्श विलयन जैसा कार्य करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अनादर्श विलयन की। तो जब विलेय विलेय विलायक विलायक आकर्षण मान विलेय विलायक आकर्षण मान के बराबर नहीं होता है तो उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। और यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। और देख लेते हैं अनादर्श विलयन में विचलन क्या क्या होता है। चूँकि जब अनादर्श है तो आदर्श विलयन से कुछ कंडीशन जो है वो विचलित होंगी। तो बात करते हैं हम, इस विलयन में आकर्षण बलों के आधार पर दो प्रकार का विचलन पाया जाता है। सबसे पहला होता है ऋणात्मक और दूसरा होता है धनात्मक। जब विलेय विलेय विलायक विलायक आकर्षण का मान विलेय विलायक आकर्षण मान से कम होता है तो उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इस विचलन में वाष्प दाब का मान घट जाता है। और जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ से समझ सकते हैं, आपका एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऐसे ही धनात्मक विचलन की बात करें अगर, तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब विलेय विलेय विलायक विलायक आकर्षण का मान विलेय विलायक आकर्षण से अधिक होता है तो उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। इस विचलन में वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है, जैसे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। तो आई थिंक ये बातें आपको अब समझ आ चुकी हैं। अब इसके आगे हम लोग मेजर पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें 4 जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उन्हें मैं बता देता हूँ। जैसे आपको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, इनके न्यूमेरिकल्स और इनसे रिलेटेड थ्योरी जो है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है कि एग्ज़ाम में इस बार वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो पूरा तैयार करवा देंगे और न्यूमेरिकल्स भी लगवाए जाएंगे। तो जो भी समस्या आती रहती है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, जिससे हम आपकी समस्याओं को
दूर कर सकेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आई होप आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें क्या था कि द्रव में ठोस को हमने घोल दिया, और जो ठोस को घोल दिया, ठोस वाष्प में नहीं बदलेगा तो वो उसकी सतह को जो घेर लेगा वहाँ से उसका वाष्प दाब हो जाएगा कम। और अनादर्श और आदर्श विलयन में हमने देखा था कि जब विलेय विलेय और विलायक विलायक का आकर्षण मान जो है वो किसके बराबर हो, विलेय और विलायक के आकर्षण मान के बराबर हो तो उसे आदर्श कहते हैं, और जब बराबर ना हो तो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार कर लें। थैंक यू।